मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर। 12 मार्च 2007 गोरखनाथ मठ का एक महंत संसद में भावुक होकर बोला, मान्यवर, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इस समय लोगों ने उसका मजाक बनाया। आपका काम है मंदिर में घंटी। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इन्हीं आंसुओं की शाही से एक दिन इतिहास लिखा जाएगा। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यही सन्यासी एक दिन सबसे मजबूत मुख्यमंत्री बनेगा। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। उस समय किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसी सन्यासी को लोग एक दिन प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में देखने लगेंगे। जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे, लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे उन्होंने बहुत कम उम्र में ही संसारिक जीवन छोड़कर गोरखनाथ मठ में संन्यास ले लिया था? कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार में कई कुख्यात माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया और कैसे एक वर्ग उनको आज भाजपा के अगले प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में देखने लगा है? सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। 5 जून 1972 गढ़वाल की पहाड़ियों में बसे पौड़ी जिले के पंचूर गांव में एक साधारण परिवार में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में रेंजर थे। सख्त अनुशासन और ईमानदार जीवन उनका स्वभाव था। माता सावित्री देवी धार्मिक प्रवृत्ति की संस्कारवान महिला थी। 7 भाई बहनों के बीच पला बढ़ा यह बालक बचपन से ही भीड़ में अलग दिखाई देता था। पहाड़ का जीवन संघर्ष से भरा था। सुबह जल्दी उठना, पशुओं की देखभाल, घर के कामों में हाथ बटाना, यही दिनचर्या थी। इन वर्षों ने अजय के भीतर कठोरता और आत्मनिर्भरता पैदा की। प्रकृति के बीच पले इस बालक का मन शांत था, पर भीतर एक अजीब सी गंभीरता थी। 1977 में गांव के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई शुरू हुई। शिक्षक उन्हें अनुशासित और कम बोलने वाला छात्र बताते थे, शरारत से दूर पर आत्मसम्मान से भरपूर। 1980 का दशक में देश बदल रहा था। देश में राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत, धार्मिक चेतना की नई लहर उठ रही थी। पहाड़ तक भी इन चर्चाओं की गूंज पहुंचती थी। कम उम्र में ही उन्होंने राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेना उनकी अलग पहचान बनने लगा। 1988 तक उनका व्यक्तित्व स्पष्ट आकार लेने लगा था। वे न केवल पढ़ाई में अच्छे थे, बल्कि तर्क करने की क्षमता भी रखते थे। साथियों के बीच उनका प्रभाव था, पर वे लोकप्रियता के पीछे नहीं भागते थे। 1989 में देश में राम जन्मभूमि आंदोलन की चर्चा तेज होने लगी। अजय के भीतर पहले से मौजूद धार्मिक झुकाव अब अधिक गहरा होने लगा। परिवार में नियमित पूजा पाठ होती थी। माता का धार्मिक प्रभाव और पिता का अनुशासन दोनों ने उनके मन में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाया। वे भक्ति और राष्ट्र भावना को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सूत्र में देखने लगे। साल 1990 तक अजय सिंह बिष्ट एक साधारण ग्रामीण बालक नहीं रह गए थे। वे एक सजग, अनुशासित, राष्ट्र और धर्म के प्रति संवेदनशील युवा बन चुके थे। यह वही आधार था जिस पर आगे चलकर उनका संन्यास, संघर्ष और राजनीतिक उदय खड़ा हुआ। पहाड़ की मिट्टी में जन्मा यह बालक अब नीति की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार था। चैप्टर 2। 1990 के आसपास अजय ने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और कोटद्वार के पीजी गवर्नमेंट कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए गणित विषय में प्रवेश लिया। कॉलेज का माहौल राजनीतिक रूप से सक्रिय था। छात्र संघ चुनाव और विचारधाराओं की बहस आम बात थी। इसी वातावरण में अजय की रुचि छात्र राजनीति की ओर बढ़ी। उनकी बहन के देवर जयप्रकाश पहले से ही कम्युनिस्ट छात्र संगठन एसएफआई से जुड़े थे। उनके कहने पर अजय ने शुरुआत में एसएफआई से जुड़ाव दिखाया, लेकिन यह जुड़ाव स्थायी नहीं रहा। कॉलेज में ही प्रमोद रावत नाम के छात्र के संपर्क में आने के बाद अजय ने 1991 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन एबीवीपी को ज्वाइन कर लिया। अब उनकी पहचान राष्ट्रवादी छात्र के रूप में बनने लगी। वे सक्रिय रूप से छात्र मुद्दों में भाग लेने लगे।
1992 में अजय ने कॉलेज छात्र संघ चुनाव में सेक्रेटरी पद के लिए टिकट मांगा, लेकिन एबीवीपी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। उनकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन वे चुनाव हार गए और छठे स्थान पर रहे। यह हार उनके जीवन की पहली बड़ी राजनीतिक ठोकर थी, लेकिन यही हार आगे चलकर उनके भीतर जिद और आत्मनिर्भरता का बीज बो गई। कॉलेज के दौरान ही उनका संपर्क गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से हुआ। अवैधनाथ उनके दूर के चाचा लगते थे और उस समय गोरखपुर से लोकसभा सांसद थे। 1993 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अजय नौकरी की तलाश में दिल्ली गए। उसी समय महंत अवैधनाथ दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती थे। खाली समय में अजय उनकी सेवा में लग गए। यहीं से जीवन ने करवट ली। महंत अवैधनाथ ने उन्हें गोरखनाथ मठ से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। नवंबर 1993 में अजय बिना परिवार को बताए गोरखपुर पहुंच गए और मठ में रहने लगे। 15 फरवरी 1994 को नाथ पंथ की विधि के अनुसार उन्हें दीक्षा दी गई। 21 वर्ष की आयु में अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। परिवार को इस बारे में अखबार के जरिए पता लगा। माता पिता जब मठ पहुंचे तो उन्होंने अपने बेटे को भगवा वस्त्रों में देखा। कुछ महीनों बाद योगी अपने पैतृक गांव पंचूर लौटे और परंपरा के अनुसार अपनी मां से भिक्षा मांगी। यह नाथ संप्रदाय की परंपरा थी। इसके बाद उनका पारिवारिक जीवन से संबंध लगभग समाप्त हो गया। दीक्षा के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ में तेजी से सक्रिय हुए। महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना प्रमुख शिष्य बना लिया। इस दौरान गोरखपुर में ठाकुर ब्राह्मण राजनीतिक संघर्ष और बाहुबल की राजनीति चल रही थी। 1997 में जब श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या की, तब क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण बदले। उसी समय महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चैप्टर 3। साल 1998 गोरखपुर की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी थी। महंत अवैधनाथ ने सक्रिय राजनीति से पीछे हटने का फैसला किया और अपने युवा शिष्य योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया। मात्र 26 वर्ष की आयु में भगवा वस्त्र पहने यह सन्यासी जब लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरा तो लोगों को यह मात्र प्रयोग लगा, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। वे चुनाव जीत गए और सबसे कम उम्र के सांसद बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। 1990 में छात्र राजनीति में हारने वाला युवक 1994 में सन्यासी बना और 1998 में संसद पहुंच गया। 1999 में दोबारा चुनाव जीता, लेकिन इस बार जीत का अंतर कम था। यह संकेत था कि गोरखपुर में चुनौती बढ़ रही है। इसी वर्ष पंचरुखिया गांव में कब्रिस्तान भूमि विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। एक पीपल का पेड़ हटाया गया और योगी ने वहां जाकर पुनः पेड़ लगाने की घोषणा कर दी। इससे तनाव बढ़ गया, पत्थरबाजी हुई और गोलीबारी हुई और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। यह घटना उनके समर्थकों के बीच उन्हें और अधिक आक्रामक नेता के रूप में स्थापित कर गई। 2002 तक आते आते योगी को समझ आ गया कि केवल भाजपा के सहारे राजनीति में पकड़ बनाना कठिन होगा। इसी सोच से हिंदू युवा वाहिनी का गठन हुआ। जनता दरबार की शुरुआत ने उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनाई जो सीधे जनता से मिलता है। 2005 में मऊ दंगा हुआ। रमजान और दशहरा एक साथ पड़े। लाउड स्पीकर विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया और कई लोग मारे गए। आरोप प्रत्यारोप के बीच योगी का नाम फिर चर्चा में आया। उनकी राजनीति अब स्पष्ट रूप से आक्रामक हिंदुत्व की दिशा में बढ़ रही थी। जनवरी 2007 गोरखपुर में मुहर्रम के दौरान झड़प हुई। एक युवक की मौत ने माहौल भड़का दिया। योगी ने आक्रामक भाषण दिया। प्रशासन ने इसे भड़काऊ माना और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। योगी 11 दिन तक जेल में रहे। जब वे लोकसभा में खड़े हुए तो शुरुआत में बोल नहीं पाए, फिर भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। यह क्षण राष्ट्र स्तर पर उनकी पहचान को और मजबूत कर गया। उसी वर्ष भाजपा से उनका टकराव भी हुआ। विधानसभा चुनाव में सीटों की मांग को लेकर मतभेद बढ़े। नाराज होकर उन्होंने हिंदू महासभा के टिकट पर उम्मीदवार उतार दिए, पर 2009 में वे फिर भाजपा के टिकट पर लड़े और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी को बड़े अंतर से हराया। उनकी पकड़ अब केवल गोरखपुर तक सीमित नहीं रही थी, वह पूर्वांचल की राजनीति का केंद्रीय चेहरा बन चुके थे। 2012 में जब भाजपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल किया तो योगी ने खुलकर विरोध किया। उन्होंने अलग पार्टी बनाने की चेतावनी दी। अंततः भाजपा को पीछे हटना पड़ा। 2014 का लोकसभा चुनाव उनके लिए राष्ट्र विस्तार का अवसर बना। नरेंद्र मोदी की लहर में वे सक्रिय प्रचारक रहे और भारी मतों से जीते। सितंबर 2014 में महंत अवैधनाथ के निधन के बाद वे गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत बने। अब उनके हाथ में धार्मिक और राजनीतिक दोनों नेतृत्व आ गया था। 2014 से 2016 के बीच उनके कई बयान विवादित रहे, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही। वे हिंदुत्व की राजनीति के मुखर चेहरा बन चुके थे। इन 19 वर्षों में योगी आदित्यनाथ ने संघर्ष, विवाद, संगठन निर्माण, टकराव और जनाधार विस्तार के जरिए खुद को क्षेत्रीय नेता से सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। यह काल उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के पूर्ण निर्माण का काल था। चैप्टर 4।
फरवरी मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने चरम पर थे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव बिना मुख्यमंत्री चेहरे के लड़ा था। प्रचार का केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। परिणाम आया और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, 403 में से 300 से अधिक सीटें। अब सबसे बड़ा सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। राजनीतिक गलियारों में कई नाम घूम रहे थे। सबसे आगे चर्चा में थे मनोज सिन्हा, जिन्हें संगठन और केंद्र सरकार का पसंदीदा चेहरा माना जा रहा था। दूसरा सबसे बड़ा नाम था केशव प्रसाद मौर्य, उस समय उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और ओबीसी चेहरे के रूप में प्रभावशाली। दिल्ली और लखनऊ के बीच बैठकों का दौर चला। इसी समीकरण के बीच योगी आदित्यनाथ का नाम तेजी से उभरा। वे 5 बार के सांसद थे, पूर्वांचल में मजबूत पकड़ रखते थे और गोरखनाथ मठ के महंत होने के कारण धार्मिक राजनीतिक दोनों पहचान उनके पास थी। अंततः फैसला हुआ और विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना गया। 19 मार्च 2017 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सत्ता संभालते ही उनका पहला सार्वजनिक संदेश था कि अपराध और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। कुछ ही महीनों में पुलिस मुठभेड़ों की संख्या बढ़ने लगी। समर्थकों ने इसे जीरो टॉलरेंस नीति कहा, विपक्ष ने इसे एनकाउंटर राज बताया। धीरे धीरे एक नया दृश्य आम हो गया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की गरजती आवाज, दंगों या गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की जाने लगी। टीवी स्क्रीन पर गिरती इमारतें और पीछे खड़े अधिकारी, यह दृश्य योगी सरकार की पहचान बन गया। राजनीति में छवि मायने रखती है और बुलडोजर छवि बन चुका था। 2 जुलाई 2020 की देर रात बिकरू गांव में पुलिस की एक टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची। गांव में पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। घटना के बाद विकास दुबे फरार हो गया। 9 जुलाई को वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ। अगले दिन कानपुर लाते समय पुलिस वाहन पलटने की बात कही गई। पुलिस के अनुसार उससे हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। इस एनकाउंटर ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। समर्थकों ने इसे न्याय बताया, जबकि आलोचकों ने सवाल उठाए। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को भी झकझोर दिया। ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों पर दबाव, गंगा किनारे बहती लाशों की तस्वीरें, यह दौर सरकार के लिए सबसे कठिन परीक्षा था। और फिर आया 2022 का चुनाव। मार्च 2022 में जब चुनावी नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति ने इतिहास का एक चक्र पूरा किया। 37 वर्षों बाद ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दोबारा स्पष्ट जनादेश हासिल किया। 2023 आते आते प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई तेज हुई और एक बार फिर बाहुबली राजनीति चर्चा में आई। नाम सामने आया अतीक अहमद। उनके बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और 15 अप्रैल 2023 की वह रात आई जब अतीक और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में मीडिया कैमरों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा देश लाइव देख रहा था। समर्थकों ने इसे माफिया युग का अंत कहा। आलोचकों ने कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विधानसभा में मुख्यमंत्री का बयान आया, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। यह बयान राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गया। जनवरी 2024 में कहानी का सवर बदल गया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। यह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राष्ट्रीय राजनीतिक क्षण था। अयोध्या का बदला हुआ स्वरूप, चौड़ी सड़कें, नया एयरपोर्ट, भव्य व्यवस्थाएं, राज्य सरकार की तैयारियों का प्रदर्शन था। उस दिन अयोध्या राष्ट्रीय चेतना के केंद्र में थी और योगी सरकार उस दृश्य का प्रमुख प्रशासनिक चेहरा। इसी वर्ष लोकसभा चुनाव हुए। योगी देश भर में स्टार प्रचारक बने। रैलियों में बुलडोजर और माफिया विरोधी छवि प्रमुख रही। परिणाम आने पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें 2019 की तुलना में कम रही। यह संकेत था कि राजनीतिक समीकरण बदलते रहते हैं, पर विश्लेषकों ने माना कि योगी की व्यक्तिगत छवि पर सीधा आघात नहीं पड़ा। वे अब भी भाजपा के सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं में गिने जाते रहे। 2025 की ओर बढ़ते हुए प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी ने प्रशासनिक परीक्षा का रूप लिया। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को भव्य और डिजिटल बनाया गया। यह आयोजन सिर्फ आस्था का नहीं, शासन क्षमता के प्रदर्शन का भी मंच बना। इस बीच दिल्ली और लखनऊ के रिश्तों को लेकर समय समय पर अटकलें लगती रही। अमित शाह और योगी के बीच संभावित मतभेदों की खबरें मीडिया में उभरी, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर एकजुटता ही दिखाई दी। राजनीति में संकेत भी कहानी बन जाते हैं और इन्हीं संकेतों के बीच सोशल मीडिया पर योगी फॉर पीएम जैसे नारे गूंजने लगे। समर्थक उन्हें भविष्य का राष्ट्रीय चेहरा बताते हैं। 2022 से 2026 तक का दौर एक निरंतर चलती कथा है, पर इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल राज्य की सीमाओं तक नहीं, उसकी गूंज राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों में सुनाई देती है, क्योंकि योगी जी के समर्थक उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।